गुड इवनिंग एवरीवन। इन दिस वीडियो वी गोइंग टू टॉक अबाउट कैसे सिर्फ एक कैन डाइट कोक पीने में भी प्रॉब्लम है। काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स कोचेस आपको ये बोलेंगे कि डाइट कोक को मॉडरेशन में पियोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिसर्च काफ़ी डिफरेंट बात बोलती है। रिसर्च ये बोलती है कि अगर आप सिर्फ एक कैन डाइट कोक पियोगे तो उससे भी आपके बॉडी पे कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो in this video we're going to talk about diet coke and artificial sweeteners, specifically aspartame। एंड इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि गवर्निंग बॉडीज़ क्या कहती है, रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या कहती है, रिसर्च क्या कहती है, रिसर्च क्या साइड इफ़ेक्ट्स दिखाती है, एंड वेदर आपको सही में कंज्यूम करना चाहिए या नहीं, ये डिसीजन आपका है, मेरा नहीं। मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा एंड उसके बाद आपको जो सही लगता है आप वो फॉलो कर सकते हो। सो वेरी सिंपल, राइट ऑफ द बैट लेट्स स्टार्ट विथ एस्पार्टेम एंड डाइट कोक। नाउ इसमें काफ़ी सारे मिथ्स है। काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि एस्पार्टेम और डाइट कोक मॉडरेशन में आप कंज्यूम करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड दिस प्रॉब्लम अराइज्ड विथ द WHO आर्टिकल। सो इन दिस वीडियो हम ये बात करेंगे कि गवर्निंग बॉडीज़, WHO, रेगुलेटरी बॉडीज़, FDA क्या कहती है, एंड उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि रिसर्च क्या कहती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एस्पार्टेम मेटाबोलाइज कैसे होता है एंड इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, एंड आपको क्या डिसीजन लेना है आपके गोल्स के लिए, आपके वेट लॉस जर्नी या फिर फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सो स्टार्टिंग ऑफ एस्पार्टेम, विल स्टार्ट विथ चैप्टर 1 रेगुलेटरी बॉडीज़। यहाँ पर हम बात करेंगे कि WHO क्या कहती है, यहाँ पर हम बात करेंगे FDA क्या कहती है। तो सबसे पहले समवेयर अराउंड लास्ट ईयर 14 जुलाई 2023 को WHO का ये आर्टिकल आया था जहाँ पर IARC कैंसर बॉडी ने क्लासिफाई किया था एस्पार्टेम एज पॉसिबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस इन ग्रुप 2B। अब काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको ये कहेंगे कि ग्रुप 2B जो है उसमें पॉसिबली कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स ही आते हैं, एंड जो एस्पार्टेम का ADI है दैट इज़ 40 mg/kg, मतलब आप दिन के 12 कैन कोक पियोगे तब जाके एस्पार्टेम कार्सिनोजेनिक इफ़ेक्ट्स कॉज करता है, ऐसा कहेंगे इन्फ्लुएंसर्स एंड सोशल मीडिया फिटनेस कोचेस। बट रियलिटी तो ये है कि जहाँ पर IARC ने एस्पार्टेम को पॉसिबली कार्सिनोजेनिक क्लासीफाई किया था, तो ये जो ग्रुप 2B है ना, इसमें और काफ़ी चीज़ें आती है, जैसे आपके फ़ोन का एक्सपोजर भी आता है, आपके काफ़ी सारे पोल्यूशन भी आता है, काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं जो पॉसिबली कार्सिनोजेनिक कैटेगरी में आते हैं। बट आपको ये बता दूँ कि जो ये ग्रुप 2B ऑफ कंपाउंड्स होते हैं इसका एक क्राइटेरिया होता है। जब भी हम किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं और उस चीज़ पे दो ऑप्शंस होते हैं, या तो लिमिटेड एविडेंस आया या तो इनकंक्लूसिव एविडेंस आया, तो उसको डायरेक्टली हम ग्रुप 2B में डाल देते हैं। तो सिंपल है, लेट्स से हमने एस्पार्टेम के बारे में बात की या फिर हमने मोबाइल फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स की बात की। अब मोबाइल फ्रीक्वेंसी क्या कहती है कि शायद इसमें इनकंक्लूसिव एविडेंस हो, कि एविडेंस जो है वो ये बता नहीं पा रहा कि कार्सिनोजेनिक है कि नहीं है, तो उस केस में भी इस चीज़ को ग्रुप 2B में डाल देंगे। एंड जो एस्पार्टेम का केस है जिसमें लिमिटेड एविडेंस पाया गया था, लिमिटेड एविडेंस मतलब जितना भी एविडेंस था वो तो यही बता रहा था कि एस्पार्टेम के कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स है, बट बिकॉज ये एविडेंस कम था, क्वांटिटी में कम था, इसलिए इन्होंने एस्पार्टेम को पॉसिबली कार्सिनोजेनिक के कैटेगरी में डाला एंड नॉट ग्रुप 2A के कैटेगरी में डाला। अब हम पूरी बात करेंगे कि कैसे लिमिटेड एविडेंस के बाद ये एविडेंस दिखाते हुए कि कैंसर कॉज होता है एस्पार्टेम से, ये एविडेंस के बाद भी एस्पार्टेम ग्रुप 2B में कैसे आया। सो ये है लैंसेट ऑन्कोलॉजी का वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आप ये देखोगे आर्टिकल, ये आर्टिकल बेसिकली एनालाइज करता है कि WHO ने ये डिसीजन कैसे लिया, IARC ने ये डिसीजन कैसे लिया। तो जब आप ये डिसीजन देखोगे तो आपको समझेगा कि जब एस्पार्टेम के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो 3 मेन स्टडीज़ थे जिसमें एस्पार्टेम के कार्सिनोजेनिक हमने इफ़ेक्ट्स देखे थे। अब आप यहाँ पर देखोगे कि लिखा हुआ है, ऑल्दो द डेटा फ्रॉम द अबव स्टडीज सजेस्टेड दैट एस्पार्टेम हैड कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी, overall the working group considered the evidence for cancer in experimental animals to be limited because of questions about adequacy of design, conduct, interpretation and reporting of each of the studies। इसका मतलब क्या हुआ, 3 स्टडीज़ थे जिसमें हमने एस्पार्टेम के कार्सिनोजेनिक इफ़ेक्ट्स को टेस्ट किया था। तीनों के तीनों स्टडी में एस्पार्टेम के कार्सिनोजेनिक इफ़ेक्ट्स देखे गए थे, और फिर लिमिटेड एविडेंस का जो बायस आया दैट केम बिकॉज ये स्टडीज़ जो है ये शायद हाई क्वालिटी स्टडीज़ नहीं है, कि इनकी रिपोर्टिंग सही से नहीं की है, इनकी डिज़ाइनिंग सही से नहीं की है, कंडक्टिंग सही से नहीं की है, इंटरप्रिटेशन सही से नहीं की है। इस रीज़न से
एस्पार्टेम को लिमिटेड एविडेंस के क्राइटेरिया में डाल दिया था। मतलब जितना भी एविडेंस एनालाइज किया था WHO ने, उस एविडेंस के हिसाब से एस्पार्टेम वॉज कार्सिनोजेनिक, बट जो स्टडीज़ थी वो स्टडी लिमिटेड एविडेंस वाली थी बिकॉज ऑफ पुअर डिज़ाइन, पुअर कॉन्डक्ट, पुअर इंटरप्रिटेशन एज पर दिस आर्टिकल। अब जो मैंने स्टडीज़ पढ़ी है, जो स्टडीज़ यहाँ पर एनालाइज की गई है, वो स्टडीज़ में काफ़ी क्लियरली लिखा हुआ है कि एस्पार्टेम कंज्यूम करने से आपको कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं, बट यहाँ पर इन्होंने डिज़ाइन, कॉन्डक्ट एंड इंटरप्रिटेशन के वजह से इन स्टडीज़ को लिमिटेड एविडेंस के क्राइटेरिया में डाल दिया था। नाउ वी कम टू दिस आर्टिकल। ये आर्टिकल बताता है एक लीक्ड ईमेल एंड एक लीक्ड कॉन्वर्सेशन ड्यू टू विच FDA ने पास किया था एस्पार्टेम एज पॉसिबली कार्सिनोजेनिक एंड सेफ फॉर कंजम्पशन। तो FDA ने जब पास किया था, ये कमिश्नर थे FDA के आर्थर हाइस हल जूनियर, ही वॉज अपॉइंटिंग a 5-person साइंटिफिक कमीशन टू रिव्यू द बोर्ड ऑफ इंक्वायरीज डिसीजन। इसका मतलब क्या, जब ये बोर्ड ऑफ इंक्वायरी FDA की जो बोर्ड थी, उन्होंने 5 लोगों को खड़ा किया था ये डिसाइड करने के लिए कि क्या एस्पार्टेम कार्सिनोजेनिक है एंड क्या एस्पार्टेम सेफ फॉर कंजम्पशन है या नहीं। जब ये 5 लोगों को खड़ा किया गया था, तब वोट वॉज 3-2 इन फेवर ऑफ मेंटेनिंग द बैन ऑफ एस्पार्टेम। 1980 तक FDA ने एस्पार्टेम को बैन करके रखा हुआ था। अब ये बैन को उठाने के लिए ये मीटिंग की गई थी 5 लोगों की, एंड जब ये मीटिंग हुई तो इस बैन में 5 लोगों में से 3 लोगों ने वोट किया कि एस्पार्टेम को बैन रखना चाहिए एंड 2 लोगों को वोट किया कि एस्पार्टेम को नहीं बैन करना चाहिए। जब ऐसा हुआ, जब एस्पार्टेम का बैन नहीं उठा, तब जो कमिश्नर थे FDA के, उन्होंने एक 6वें मेंबर को अपॉइंट किया एंड जो 6वां मेंबर था उसने टाई करके वोट को 3-3 कर दिया था। अब आप ही सोचो, FDA में जो पैनल था 5 लोगों का, वो 5 लोगों में तो सब प्रोफेशनल्स ही थे। वो 5 लोगों में सब वेल वर्स्ड विद न्यूट्रिशन, साइंस एंड मेडिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्पार्टेम एंड इट्स इफेक्ट्स तो थे ही। तो फिर अगर एस्पार्टेम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो इन 6 लोगों में से 3 लोगों ने ये वोट क्यों किया कि एस्पार्टेम का बैन कंटिन्यू रहना चाहिए। आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर इंडस्ट्री बायस, बड़ी बड़ी कंपनीज की फंडिंग भी प्ले में आती है। जिस वजह से ये एस्पार्टेम का बैन उठा दिया गया था। यहाँ पर ये क्लियरली भी लिखा हुआ है कि विदाउट इलेजिटिमेट अनबैनिंग ऑफ द प्रोडक्ट एस्पार्टेम वुड नॉट बी यूज्ड टुडे। इसलिए यहाँ पर न्यूआंस समझना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टडीज़ समझना इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टडीज़ है एस्पार्टेम पे, जो WHO ने कंसिडर की थी, FDA ने कंसिडर की थी, IARC ने कंसिडर की थी, उन सब में काफ़ी क्लियरली लिखा हुआ है कि एस्पार्टेम कंज्यूम करने से कार्सिनोजेनिक इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। बट फिर भी FDA के जो कमिश्नर थे, उन्होंने एक एक्स्ट्रा बंदे को अपॉइंट किया, इस वोट को टाई कराया एंड वैसे FDA ने एस्पार्टेम का बैन उठाया। अब हम आगे देखेंगे जहाँ पर हमें समझेगा कि 1980 तक एस्पार्टेम को क्यों बैन करके रखा हुआ था। सो विकीलीक्स में एक लीक्ड ईमेल आया था जहाँ पर एस्पार्टेम वाज लिटरली बर्निंग होल्स इन द ब्रेन ऑफ रैट्स। तो दिस इज़ अ लीक्ड ईमेल। न्यूट्रास्वीट एक कंपनी है जो एस्पार्टेम अपने नाम के अंदर सेल करती है। हर केमिकल का एक मैन्युफैक्चरिंग नेम होता है और एक सेलिंग नेम होता है। कोई भी आप दवाई देख लो, दवाई के जो इंग्रेडिएंट होते हैं उस इंग्रेडिएंट के नाम से नहीं बिकती है, वो कंपनी के नाम से बिकती है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो न्यूट्रास्वीट है, ये न्यूट्रास्वीट इज़ बेसिकली द सेलिंग नेम ऑफ एस्पार्टेम। अब अगर आप इस ईमेल को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में जो टॉप रेटेड न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेशनल्स थे एंड वहाँ के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने ये कहा था कि जब न्यूट्रास्वीट विच इज़ एस्पार्टेम को लैब माइस को दिया गया तो उससे लिटरली इनके दिमाग में होल्स हो गए थे। दे सेड दैट दे विल टेल अ प्रेग्नेंट वुमन टू ड्रिंक एनी अमाउंट्स ऑफ अल्कोहल बिफोर टचिंग अ सिप ऑफ न्यूट्रास्वीट। इट इज़ दैट बैड। एस्पार्टेम के साइड इफ़ेक्ट्स रैट्स में एक्चुअल स्टडीज़ में देखे गए थे एंड इंडस्ट्री बायस के वजह से, न्यूट्रास्वीट जैसी कंपनीज़ के बायस के वजह से एस्पार्टेम को फिर भी पास किया गया था। चैप्टर 2, नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेटाबॉलिज्म ऑफ एस्पार्टेम। अब एस्पार्टेम हमारे बॉडी में जो ADI है एस्पार्टेम की, दैट इज़ 40 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट। इसका मतलब एक 60 kg का आदमी ऑलमोस्ट दिन का 2400 mg एस्पार्टेम कंज्यूम कर सकते हैं। एक कैन कोक में होता है 200 mg ऑफ एस्पार्टेम एंड 12 कैन ऑफ कोक में होता है टोटल ऑफ 2400 mg ऑफ एस्पार्टेम। अब इस ADI के हिसाब से कैंसर डिपार्टमेंट और WHO ये कहती है कि एक आदमी दिन का 12 कैन कोक पिएगा तब जाके उसको
साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, एस्पार्टेम के कार्सिनोजेनिक इफ़ेक्ट्स होंगे। बट अगर आप इस कैलकुलेशन के हिसाब से देखोगे, ह्यूमन बॉडी में एस्पार्टेम का जो मेटाबोलाइजेशन होता है 200 mg ऑफ एस्पार्टेम बनाता है 20 mg ऑफ मेथनॉल, एंड 20 mg ऑफ मेथनॉल बनाता है अप्रॉक्सीमेटली 20 mg ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इन आवर बॉडी। अब 20 mg ऑफ मेथनॉल हमेशा 20 mg ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाता, इसकी एक्यूरेसी कभी कभी 95% तक भी हो जाती है। बट अब ये मान के चल सकते हो कि 20 mg ऑफ मेथनॉल ऑलमोस्ट 18 mg ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड तो बना ही लेता है। अब एक कैन कोक में 200 mg एस्पार्टेम होता है, एंड इस 200 mg एस्पार्टेम से बनता है 20 mg ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। अब ADI जो है, ADI इज़ वॉट 2400 mg, उससे ज़्यादा आप कंज्यूम करोगे तो एस्पार्टेम के साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। बट जो एस्पार्टेम से जो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, एक कैन डाइट कोक से जो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है विच इज़ 20 mg, दैट इज़ एक्चुअली लेसर दैन द टॉलरेबल इनटेक ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। जैसे ADI होता है वैसे TDI भी होता है, टॉलरेबल इनटेक ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। इस रेंज के ऊपर अगर फॉर्मेल्डिहाइड की क्वांटिटी जाएगी तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो फॉर 60 kg पर्सन द TDI ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज़ 0.15 ग्राम्स पर kg ऑफ बॉडी वेट। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक 60 kg का आदमी दिन का सिर्फ 9 mg ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड कंज्यूम कर सकता है। हाउएवर अगर आपने ये पिछला मेटाबॉलिज्म देखा होगा तो 200 mg ऑफ एस्पार्टेम हमारे बॉडी में 20 mg फॉर्मेल्डिहाइड या एटलीस्ट 18 mg ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड तो बना ही देते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ एक कैन कोक से आपके टॉलरेबल इनटेक ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड से ज़्यादा फॉर्मेल्डिहाइड आप कंज्यूम कर लेते हो। नाउ फॉर्मेल्डिहाइड जो है, फॉर्मेल्डिहाइड इज़ अ डायरेक्ट कार्सिनोजेन। इनफैक्ट इस पर काफ़ी सारा रिसर्च है कि फॉर्मेल्डिहाइड एक्सपोजर से आपको कैंसर डायरेक्टली लिंक्ड हो सकता है। एंड उसके साथ साथ फॉर्मेल्डिहाइड का जो काम होता है यूजुअली वो डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करना होता है, एंड जो ड्रेन्स होते हैं उनको साफ़ करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ होता है एज अ डिसइंफेक्टेंट। सो नाउ विल कम टू चैप्टर 3, इंडस्ट्रियल बायर्स एंड रिसर्च। अब इंडस्ट्रियल बायर्स क्या कहती है, एक रीसेंट स्टडी हुई थी जहाँ पर ये कहा गया था कि एस्पार्टेम एंड इट्स इफेक्ट्स ऑफ हेल्थ वाज रिव्यूड। एंड इस स्टडी में जब हमने सारे स्टडीज़ को एनालाइज किया तो ये मालूम पड़ा कि इंडस्ट्री में 100% जो भी स्टडीज़ फंडेड थे। अब कोई भी रिसर्च अगर करता है, मैं रिसर्च करता हूँ, आप रिसर्च करते हो, तो उस रिसर्च को करने के लिए पैसा लगता है, ठीक है। ये जो लैब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, माइस में हो गया, कल्चर में हो गया, लैब इक्विपमेंट हो गया, ये सब को अरेंज करने के पैसे लगते हैं। अगर आप ह्यूमन ट्रायल्स कर रहे हो तो उस चीज़ के लिए भी पैसे लगते हैं। अब तो ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये 2 मेथड्स में होते हैं, या तो कोई आपको फ़ंड करे या आप खुद का स्टडी फ़ंड करो। अब हर इंसान, हर रिसर्चर जो ज़िंदगी में सिर्फ रिसर्च कर रहा है वो पैसे तो कमाना चाहेगा ही। तो अगर मैं एक रिसर्चर हूँ और मुझे कोई कंपनी आके बोलती है कि आपको मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, आप मेरे लिए रिसर्च कर दो, तो वो जो इंसान है, जो रिसर्चर है, वो हमेशा इस कंपनी के लिए रिसर्च तो करेगा ही, और उनके बायस में ही करेगा, उनके अगेंस्ट तो रिसर्च नहीं करेगा, नहीं तो वो कंपनी पैसे ही नहीं देगी। तो वेरी सिंपल, हर स्टडी या तो फंडेड होती है या तो खुद से बनी होती है, खुद के पैसे से बनी होती है। एंड जब हमने एनालाइज किया एस्पार्टेम का रिसर्च तो 100% जो इंडस्ट्री फंडेड स्टडीज़ थे उसमें कंक्लूड ये था कि एस्पार्टेम इज़ सेफ़। इसका मतलब क्या, एस्पार्टेम के जितने भी स्टडीज़ 100% फंडेड थे, वो सारे स्टडीज़ में एस्पार्टेम सेफ़ आया। बट मज़े की बात तो ये है कि जो 92% ऑफ इंडिपेंडेंटली फंडेड स्टडीज़ थे, जितने भी स्टडीज़ खुद से किए गए थे, इंडिपेंडेंटली फंडेड थे, उन सब स्टडी में एस्पार्टेम के पोटेंशियल और एडवर्स इफेक्ट्स देखे गए थे। 92% ऑफ द स्टडीज़ विच वर इंडिपेंडेंटली फंडेड, उनमें पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ एस्पार्टेम देखे गए थे। एंड जो भी इंडस्ट्री फंडेड स्टडीज़ थे उसमें 100% में एस्पार्टेम सेफ आया था। यहाँ पर आप भी स्मार्ट हो, आपको भी खुद समझेगा कि कैसे रिसर्च बॉडीज़, बड़े बड़े कंपनीज़ मैनिपुलेट करती है। एंड ये जो पॉलिटिक्स है ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम नहीं रहती है, ये साइंस में भी आती है। नाउ देर आर रीज़न जिस वजह से लिमिटेड ह्यूमन स्टडीज़ है। अभी आपने देखा होगा कि एस्पार्टेम के हर स्टडी में ये लिखा होता है कि मोर एविडेंस इज़ रिक्वायर्ड, मोर स्टडी इज़ रिक्वायर्ड, मोर अंडरस्टैंडिंग इज़ रिक्वायर्ड। बट ऐसा क्यों लिखा होता है? वेरी सिंपल, देर इज़ अ रीज़न कि यहाँ पर लिमिटेड ह्यूमन स्टडीज़ क्यों है। अब हर यूनिवर्सिटी में, हर रिसर्च बॉडी में, हर कॉलेज में एक एथिक्स कमेटी होती है। जब आप किसी भी चीज़ को टेस्ट करते हो, किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करते हो, तो उसके पहले आपको एथिक्स कमेटी का अप्रूवल लेना होता है। एंड एथिक्स कमेटी क्यों बैठती है? ताकि किसी भी ह्यूमन का स्टडी में हेल्थ ख़राब ना हो।
अब अगर मैं किसी गरीब आदमी को बोलूँ कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, मेरे को आप पे टेस्ट करना है अपना पॉइजन, या फिर अपना एस्पार्टेम टेस्ट करना है, या फिर मुझे सोय टेस्ट करना है, या कोई भी कंपाउंड मेरे को टेस्ट करना है, तो वो बंदा शायद हाँ बोल देगा, बट इसमें उस बंदे की हेल्थ पे एक पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट का चांस भी है। इसलिए जो ये एथिक्स बॉडीज़ होती है, ये अलाउ नहीं करती आपको ऐसे स्टडीज़ कंडक्ट करने के लिए जिसमें ह्यूमंस की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। सो बिकॉज ऑफ दिस, ये एथिक्स बॉडीज़ को अगर मैं आके बोलूँ कि मुझे एक रिसर्च कंडक्ट करना है जहाँ पर मैं लोगों को एस्पार्टेम पिलाऊंगा, डाइट कोक पिलाऊंगा, एंड देखूंगा कि उनकी हेल्थ कैसे इंप्रूव हो रही है या फिर कैसे ख़राब हो रही है, तो ये एथिक्स बॉडीज़ बोलेगी नहीं, आप ये स्टडी नहीं कर सकते बिकॉज एस्पार्टेम के बहुत सारे पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इवन इफ देयर इज़ अ स्लाइट चांस ऑफ एनी एडवर्स इफेक्ट्स, ये सारे एथिक्स बॉडीज़ बोलेगी कि नहीं, आप स्टडी नहीं कर सकते। जब किसी भी कंपाउंड, जैसे क्रिएटिन हो गया, इस कंपाउंड का जब आप सेल कल्चर्स या फिर एनिमल स्टडीज़ में कोई भी पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट नहीं देखते, तब जाके इसको आप अलाउ होते हैं एथिक्स बॉडी से टू बी कंडक्टेड ऑन ह्यूमन रैंडमाइज कंट्रोल्स ट्रायल्स या फिर ह्यूमन स्टडीज़। तो इस वजह से जो भी एथिक्स बॉडीज़ होती है वो ह्यूमन स्टडीज़ को लिमिट कर देती है, बट सारे स्टडीज़ एनिमल्स एंड इन विट्रो स्टडीज़ में कंडक्ट हो जाते हैं। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी लोग बोलेंगे कि सारे स्टडीज़ रैट स्टडीज़ है या सेल स्टडीज़ है, तो ये उनको ये लोग डिस्क्रेडिट कर देते हैं, बट दैट्स नॉट रियली ट्रू। ये स्टडीज़ होते ही इसलिए है बिकॉज जो एनिमल्स के सर्टेन ऑर्गन्स होते हैं, जो रैट्स के सर्टेन ऑर्गन्स होते हैं और जो सेल कल्चर्स होते हैं, वो काफ़ी सिमिलर होते हैं हमारे बॉडी के फिजियोलॉजी से, नॉट एंटायरली। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि रैट की पूरी फिजियोलॉजी मेरे ह्यूमन स्ट्रक्चर के फिजियोलॉजी से सिमिलर है, बट थोड़े ऑर्गन्स, थोड़े सेल्स काफ़ी सिमिलर होते हैं ह्यूमन बॉडी के एंड सिमिलर इफेक्ट्स दिखाते हैं। इनफैक्ट आप जितने भी कंपाउंड्स कंज्यूम करते हो, वो सारे कंपाउंड्स रैट्स या एनिमल स्टडीज़ से ही अप्रूव होके आते हैं एंड उसके बाद ह्यूमन स्टडीज़ में आते हैं। तो जब किसी भी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट्स इन स्टडीज़ में देखा जाता है, तो उसके बाद उनको ह्यूमन्स पे करना अलाउड नहीं होता। तो अगर आपको कोई भी ये आर्ग्यूमेंट देता है कि भाई रैट स्टडीज़ है, इन विट्रो स्टडीज़ है, दीज आर नॉट वैल्यूएबल, तो आप उनको बोलो कि भाई तुझे साइंस समझ नहीं आती। नाउ आप ये आर्टिकल देखो, पेप्सी ने निकाला था आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम फ्रॉम डाइट पेप्सी। अब आपको डाइट कोक तो पता ही है, बट डाइट पेप्सी ने एस्पार्टेम क्यों निकाला अपने स्वीटनर से? उन्होंने ये कहा कि पेप्सिको हैज़ अनाउंस्ड दैट इट विल बी रिमूविंग द आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम फ्रॉम डाइट पेप्सी प्रोडक्ट। Pepsi will start shipping aspartame-free Diet Pepsi to stores following plummeting diet soda sales due to concerns that artificial sweeteners may be linked to health problems। इसका मतलब डाइट पेप्सी ने भी ये समझ लिया कि एस्पार्टेम से हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, एस्पार्टेम से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसलिए डाइट पेप्सी ने भी अपने कैन से एस्पार्टेम निकाल के दूसरे स्वीटनर्स ऐड किए, जिससे उनकी क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव होगी। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे स्वीटनर्स बहुत हेल्दी और बहुत अच्छे होते हैं, बट एस्पार्टेम को डाइट पेप्सी ने एक रीज़न से ही निकाला है, एंड वो रीज़न ये है कि एस्पार्टेम कंज्यूम करने के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब जब आप एस्पार्टेम कैसे बनता है ये देखोगे तो आप और भी शॉक हो जाओगे। जो एस्पार्टेम बनता है, इट वॉज एक्चुअली इन्वेंटेड एंड ये बना ही गलती से था। जेएमओ बैक्टीरिया जिस पे एक साइंटिस्ट काम कर रहे थे, आई थिंक इनका नाम यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, बट एक साइंटिस्ट काम कर रहे थे, यस, मोन्साटो करके, जिन्होंने जेएमओ बैक्टीरिया पे काम किया था। एंड ये बैक्टीरिया पे काम करते करते इन्होंने गलती से एस्पार्टेम प्रोड्यूस कर दिया था। एंड ये बैक्टीरिया से जब एस्पार्टेम बना तो उन्होंने उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया, जिससे फिनाइल एलानिन का कंटेंट एंड मेथनॉल का कंटेंट इंक्रीज़ हो जाता है और स्वीटनेस की जो टेस्ट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो जो ये एस्पार्टेम है, ये जीएमओ बैक्टीरिया से बनता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया से बनता है, एंड वहाँ से आपको ये स्वीटनर मिलता है। अब जीएमओ बैक्टीरिया को के काफ़ी सारे फूड्स होते हैं, काफ़ी सारे फूड जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारे फूड्स ख़राब है, बट ये काफ़ी ऑफन नोटिस किया गया है कि जो जीएमओ प्रोड्यूस्ड फूड्स होते हैं, जीएमओ बैक्टीरिया प्रोड्यूस फूड विच इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया के जो फूड्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें काफ़ी ऑफन कैंसर से डायरेक्ट लिंक होता है, साइड इफ़ेक्ट से डायरेक्ट लिंक होता है। इस वजह से जीएमओ बैक्टीरिया के जो फूड आइटम्स होते हैं उन पर रेगुलेटरी बॉडीज़ काफ़ी ध्यान से नोटिस करती है, काफ़ी ध्यान से ओवरव्यू लेती है, इन केस इससे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन 1 कैन डाइट सोडा, जैसे मैंने आपको बोला, इन्फ्लुएंसर्स आपको बोलते हैं कि आप 1 कैन से भी ज़्यादा पियोगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मॉडरेशन में पी रहे हो आप, एंड एस्पार्टेम मॉडरेशन में डजंट कॉज प्रॉब्लम। बट अगर आप ये आर्टिकल देखोगे तो इसमें लिखा था कि इन मैन कंज्यूमिंग मोर देन 1 डेली सर्विंग ऑफ डाइट सोडा,
increased risk of non-Hodgkin's lymphoma and multiple myeloma was seen. अब नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा NHL एंड मल्टीपल माइलोमा के साथ साथ ल्यूकेमिया जो है, लिम्फोमा जो है, ये सारे टाइप्स ऑफ कैंसर्स है, टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स है। तो ये देखा गया था कि जो लोग सिर्फ एक कैन से भी ज़्यादा कैन पी रहे थे डाइट सोडा का, उन लोगों में काफ़ी टाइप के कैंसर्स एंड ट्यूमर्स देखे गए थे। सो दिस इज़ द फर्स्ट रिसर्च दैट टॉक्स अबाउट द साइड इफेक्ट। अब ये एक और स्टडी था, रिविजिटिंग द सेफ्टी ऑफ एस्पार्टेम बाय अरविंद कुमार चौधरी, इंडियन ही है। तो इस स्टडी में क्या देखा गया था कि एस्पार्टेम से डायरेक्ट इंडक्शन होता है, इंड्यूस होता है कॉर्टिकल स्ट्रेस। अब कॉर्टिकल स्ट्रेस क्या है? कॉर्टिकल हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है कॉर्टेक्स, जिस पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है तो उसको बोलते हैं कॉर्टिकल स्ट्रेस। इसके साथ साथ इस पे एक्साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स भी होते हैं। अब आपको ये समझ नहीं रहा होगा कि एक्साइटोटॉक्सिक क्या है। तो एक्साइटोटॉक्सिक बेसिकली मीन्स आपके ब्रेन में जो होता है, आपके ब्लड में जो होता है और आपके ब्रेन में जो होता है, इसके बीच में एक बैरियर होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं इसको, BBB। जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो रेगुलेट करता है कि क्या चीज़ आपके ब्लड से डायरेक्टली आपके ब्रेन के अंदर जा सकती है। तो ये रेगुलेट करने के लिए एक सेल्स भी होते हैं जिसको कहते हैं एस्ट्रोसाइट्स। ये एस्ट्रोसाइट्स ब्लड ब्रेन बैरियर की परमेबिलिटी या फिर जो पोरस नेचर है ऑफ दिस ब्लड ब्रेन बैरियर उसको रेगुलेट करते हैं। सो एक्साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स क्या होता है? जब ब्लड ब्रेन बैरियर के अराउंड कोई भी कंपाउंड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो उस कॉन्सेंट्रेशन से एक्साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स भी होते हैं आपके ब्रेन पे। तो जब भी एस्पार्टेम का कॉन्सेंट्रेशन आपके बॉडी में इंक्रीज होता है तो इट डायरेक्टली कॉजेज एक्साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स ऑन योर ब्रेन। इसका मतलब क्या है? ये आपके न्यूरॉन्स को इफेक्ट करता है, आपके न्यूरॉन्स को लिटरली डैमेज करता है। एंड ये एक्साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स की वजह से जब न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं तो न्यूरॉन का सेल लिटरली डेड हो जाता है। अब जो न्यूरॉन्स है ये प्रॉपरली रिकवर नहीं करते, ये प्रॉपरली रेप्लेनिश नहीं होते, ये प्रॉपरली रिप्रोड्यूस भी नहीं होते। तो जब भी आपका न्यूरॉन डैमेज हो जाता है, इट इज़ डन, इट इज़ गॉन, आपको उस न्यूरॉन की डेथ हो जाती है, इट डजंट कम बैक। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी किसी का नर्व डैमेज हो जाता है तो वहाँ पर पैरालिसिस हो जाता है एंड वो पैरालिसिस वापस ग्रो नहीं करता। दैट इज़ बिकॉज जो न्यूरॉन्स होते हैं दे डोंट रेप्लिकेट। एंड जब आपका न्यूरॉन के सेल डैमेज होते हैं, जब आपके ब्रेन सेल्स कम होते हैं तो वो वापस कभी इंक्रीज़ नहीं होते। सो एक्साइटोटॉक्सिक जो इफेक्ट्स होते हैं दे कैन डायरेक्टली अफेक्ट योर न्यूरॉन्स एंड मेथनॉल मेटाबोलाइट्स कॉज विजन लॉस एंड CNS डिप्रेशन। हमने बात की थी एस्पार्टेम बनाता है मेथनॉल एंड मेथनॉल के मेटाबोलाइट्स होते हैं फॉर्मेल्डिहाइड ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारे मेटाबोलाइट्स मेथनॉल के आपके ब्रेन में डायरेक्टली विजन लॉस एंड CNS डिप्रेशन कॉज करते हैं। CNS डिप्रेशन मतलब क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन। दो तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं। जब आप लेट्स से वेट लिफ्टिंग करते हो तो आपके मसल्स एक्साइटेड होते हैं, आपके न्यूरॉन्स एक्साइटेड होते हैं। एंड जब आप रिलैक्स करते हो, आप थक जाते हो, तब आपके मसल्स डिप्रेस हो जाते हैं। सो CNS में भी सिमिलरली देयर इज एन एक्साइटेशन विच कीप्स यू एक्टिव एंड देयर इज अ CNS डिप्रेशन, जिस वजह से आपके ब्रेन के फंक्शन कैपेबिलिटी कम हो जाती है। सो CNS डिप्रेशन का भी डायरेक्ट लिंक है मेथनॉल मेटाबोलाइट से। इस स्टडी में इस सब के बारे में एविडेंस दिया गया है। ये सारे स्टडीज़ का मैं लिंक वैसे बायो में या फिर डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, सो यू कैन गो थ्रू दैट एंड यू कैन अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ एस्पार्टेम। अब एस्पार्टेम ने गुड गट बैक्टीरिया को लिटरली पैथोजेनिक बनाया। इस स्टडी के हिसाब से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नेगेटिवली रेगुलेट पैथोजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 मॉडल गट बैक्टीरिया, ई कोलाई एंड ई फेसालिस। सो ये स्टडी क्या कहती है कि जब आप एस्पार्टेम को कंज्यूम करते हो तो जो आपकी गट हेल्थ है उसमें जो गुड बैक्टीरिया है, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, ई फेसालिस बैक्टीरिया है, जो आपके गट हेल्थ में गुड बैक्टीरिया है, उस गुड बैक्टीरिया को एस्पार्टेम बना देता है पैथोजेनिक, जिस वजह से आपकी गट की लाइनिंग डैमेज होती है एंड आपका इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होता है, जिस वजह से आपका गट हेल्थ भी ख़राब होता है। तो एस्पार्टेम सिर्फ आपके बैक्टीरिया का गट हेल्थ ख़राब नहीं करता, ये आपके गुड बैक्टीरिया को पैथोजेनिक बना देता है। इस रीज़न से एस्पार्टेम से गट हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रॉब्लम? ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं एस्पार्टेम के रिलेटेड। इस स्टडी के हिसाब से ये WHO की एक स्टडी थी, जो स्टडी मैंने एनालाइज़ की थी lancet.com से। वहाँ से ही आपको ये स्टडी भी मिलेगी, ये आर्टिकल्स भी मिलेंगे, जहाँ पर काफ़ी सारे लिंक्स है
of aspartame directly related to headaches, memory loss, seizures, vision loss, coma, ADD, lupus, fibromyalgia, muscular dystrophy, and you get the point. तो ये जो सारे डिजीज़ है, इवन डायबिटीज़ एंड डिप्रेशन, क्रॉनिक फटीग, अल्जाइमर्स, ये सारे डिजीज़ेज डायरेक्टली लिंक है विद द कंजम्पशन ऑफ एस्पार्टेम, एंड इस रीज़न से आपको एस्पार्टेम अवॉइड करना चाहिए. नाउ हमने काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च की बात कर दी, हमने काफ़ी सारे एविडेंस की बात कर ली, बट अब हम बात करेंगे कि क्या डाइट कोक को वेट लॉस के लिए पीना चाहिए. अब ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. काफ़ी सारे लोग डाइट कोक पीते हैं ये सोच के कि ये आपकी वेट लॉस जर्नी को इम्प्रूव करेगा, राइट. तो वेट लॉस में डाइट कोक कैसे हेल्प करते हैं? दो मेन रीज़न है. नंबर 1 रीज़न ये है कि शायद आपकी कैलोरीज और सैटिस्फैक्टी को इम्प्रूव करते हैं. सैटिस्फैक्टी मतलब आपको फुल फील कराते हैं, आपको भूख नहीं लगती, एंड वैसे आपका वेट लॉस हो जाता है. बट डाइट कोक में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं. कैफीन होता है, एसल्फेम पोटेशियम होता है, एस्पार्टेम होता है, डाइट कोक का खुद का फॉर्मूला होता है, कोक का फॉर्मूला, एंड उसके साथ साथ वी ऑल्सो हैव कार्बोनेटेड वाटर. अब सैटिस्फैक्टी जो रेगुलेट करता है वो डाइट कोक स्पेसिफिकली नहीं करते हैं. जो सैटिस्फैक्टी रेगुलेट होती है वो रेगुलेट होती है आपके कार्बोनेटेड वाटर से. तो अगर आपको डाइट कोक से पेट भरने की फीलिंग आ रही है तो आप लिटरली कार्बोनेटेड वाटर भी पी सकते हो. एटलीस्ट आपको कोक के बाकी साइड इफ़ेक्ट्स ना होंगे, आपको एस्पार्टेम के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, एंड उस वे में आप अपने हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हो एंड वेट लॉस भी कर सकते हो. अब दूसरी बात, आप बोलोगे कि भाई कार्बोनेटेड वाटर मीठा थोड़ी होता है. कार्बोनेटेड वाटर में तो लिटरली डाइट कोक पीऊँगा तो उसमें मीठा भी होगा, टेस्ट स्वीटनर का मीठा टेस्ट भी आएगा. तो वेल, अब आप ये समझो कि जो वेट लॉस होता है इससे, डाइट कोक से, शुगर क्रेविंग्स को जो ये बीट करता है, ये शुगर क्रेविंग्स एक्चुअली कम नहीं कराते हैं. एस्पार्टेम कंज्यूम करने से आपके शुगर क्रेविंग्स और बढ़ जाते हैं, क्योंकि एस्पार्टेम जो है इट इज़ 200 टाइम्स स्वीटर दैन शुगर एंड इट कैन कैलिब्रेट योर माइंड. इसका मतलब क्या हुआ, जब आप एस्पार्टेम कंज्यूम करते हो, एस्पार्टेम एक्चुअली शुगर से 200 टाइम ज़्यादा स्वीट है. तो ये जो 200 टाइम ज़्यादा स्वीट है, ये कंजम्पशन करने से आपका माइंड रीकैलिब्रेट हो जाता है, एंड इस वजह से आपकी स्वीटनेस की क्रेविंग और बढ़ जाती है, कम नहीं होती, बढ़ जाती है. एंड अगर आपको सही में शुगर क्रेविंग सेटिस्फाई करने तो आप फ्रूट्स खा लो यार, कैलोरीज खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा कैलोरीज खाने में अगर वो हेल्दी सोर्सेज से आ रही है. आप फ्रूट्स खाओगे, आप नॉर्मल हेल्दी फूड खाओगे, प्रॉपरली प्लान्ड डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट खाओगे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप कैलोरी सरप्लस में जा रहे हो सब कुछ हेल्दी खा के. इवन दो कैलोरी सरप्लस इज़ नॉट द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ ट्रैकिंग योर कैलोरीज, एंड अब ये आउटडेटेड हो गया है. फिर भी अगर आप हेल्दी फूड्स खा रहे हो, आप फ्रूट्स खा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप अपने शुगर क्रेविंग्स को भी सेटिस्फाई कर सकते हो एंड अपने वेट लॉस जर्नी में भी अपने आप को हेल्प कर सकते हो. सो वेट लॉस जो है इट इज़ नॉट रियली बेनिफिटिंग फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ डाइट को. इनफैक्ट ये आपके क्रेविंग्स और बढ़ा रहे हैं. एंड जो सैटिस्फैक्टी है, ये सैटिस्फैक्टी में डाइट कोक का कोई फैक्टर नहीं है, एस्पार्टेम का कोई फैक्टर नहीं है, एसल्फेम का कोई फैक्टर नहीं है, इसमें कोक के फॉर्मूला का कोई फैक्टर नहीं है, कैफीन का कोई फैक्टर नहीं है. सिर्फ एक ही फैक्टर है जो आपके स्टमक को फुल फील कराते हैं, जो आपको सेशिएटेड फील कराते हैं, एंड दैट इज़ कार्बोनेटेड वाटर. अगर आपको सही में फुल फील करना है तो आप कार्बोनेटेड वाटर पी लो, या फिर आप सैलेड्स भी खा सकते हो यार, क्यूकम्बर्स खा सकते हो, टोमेटोज खा सकते हो. आपको उसमें भी तो सैटिस्फैक्टी लेवल इंक्रीज होगी विदाउट कंज्यूमिंग टू मेनी कैलोरीज. ठीक है, तो कैलोरीज के चक्कर में इतना मत पड़ो कि भाई आप कैलोरीज नहीं खाना इसलिए डाइट कोक पी रहे हो, आप ज़ीरो शुगर आइसक्रीम खा रहे हो. ये ज़ीरो शुगर फूड खाने से आपकी हेल्थ और ख़राब होगी, आपका गट हेल्थ ख़राब होगा, एंड इन दी एंड योर गट हेल्थ इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ. अगर आपके गट हेल्थ पे इफेक्ट होता है तो आपकी ओबेसिटी बिल्कुल भी कम नहीं होगी, इनफैक्ट वो इंक्रीज़ होगी. एंड जो ये क्रेविंग्स है, जो शुगर क्रेविंग्स है, ये 200 टाइम्स स्वीटर होते हैं नॉर्मल शुगर से. इसलिए आप शुगर को अवॉइड मत करो कैलोरीज के नाम पे. आप शुगर खा लो यार, आप कार्बोनेटेड वाटर लो, आप उसमें शुगर डाल के खा लो. 4 चम्मच शुगर भी डालोगे तो भी अबाउट कितना होगा, अगर आपने 20 ग्राम शुगर भी डाल दिया तो भी उसमें सिर्फ 80 कैलोरीज ही होंगी. अगर आपको सही में कुछ मीठे खाने की इतनी क्रेविंग हो रही है तो आप फ्रूट्स खा सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली शुगर भी ले सकते हो, क्योंकि शुगर के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है अगर आप सही से कंट्रोल करोगे, सही से यूज़ करोगे. शुगर के इनफैक्ट परफॉर्मेंस बेनिफिट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को क्विक एनर्जी देती है आपको. तो अगर आप शुगर को सही से टाइम कर सकते हो अपने शुगर क्रेविंग्स के लिए तो आपको इनफैक्ट बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि एटलीस्ट शुगर कंज्यूम करने के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, डायरेक्ट लिंक नहीं है. शुगर खाने से येस कैलोरीज बढ़ती है,
है, कैलोरीज बढ़ने से ओबेसिटी बढ़ती है, ओबेसिटी बढ़ने से कैंसर के रिस्क बढ़ता है। इसलिए बोलते हैं कि शुगर कैन कॉज कैंसर, बट शुगर इज़ नॉट द प्रॉब्लम। शुगर के साथ आप जो 100 अदर चीज़ खाते हो, जो मिठाई होती है उसमें सिर्फ शुगर मेन चीज़ थोड़ी होती है, उसके साथ साथ मैदा होता है, मावा होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। चॉकलेट जो होता है, चॉकलेट में सिर्फ शुगर थोड़ी होता है, पाम ऑयल भी होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिस वजह से आपका हेल्थ ख़राब होता है। तो शुगर इज़ नॉट द मेन रीज़न जिस वजह से आपका हेल्थ ख़राब हो रहा है, देयर आर अदर फैक्टर्स। तो शुगर खा लो, आप डाइट कोक मत पियो, आप एस्पार्टेम मत पियो, क्योंकि एस्पार्टेम पीने से आपको लिटरली 1 कैन में भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, डायरेक्ट कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं, गट हेल्थ इंबैलेंस होता है। शुगर कंज्यूम करने से आपको नहीं होगा वो 80 कैलोरीज के लिए। सो कंक्लूजन, व्हाट डू वी कंक्लूड विद? अगर आप एडिक्टेड हो जंक फूड से एंड वांट टू गो क्रेजी ऑन वेट लॉस, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप डाइट कोक पी के फास्ट अपना वेट लॉस करा लो, क्योंकि आपका फैट ख़राब हो जाएगा, फैट कम हो जाएगा, बट आपका गट हेल्थ बहुत ख़राब हो जाएगा। नाउ आप यहाँ पर एडिक्टेड थे जंक फूड से, आपने डाइट कोक पिया वेट लॉस के लिए, अब आप एडिक्टेड हो गए डाइट कोक से। लेट से आपने ओबेसिटी अपनी कम कर ली, आपने पेट अपना कम कर दिया, आपका वेट लॉस हो गया, अब आप एडिक्टेड हो डाइट कोक से, तो आप डाइट कोक छोड़ नहीं सकते। अगर आप डाइट कोक छोड़ोगे तो आपके दूसरे क्रेविंग्स बढ़ जाएंगे, आपका वेट फिर से बढ़ जाएगा। तो अगर आपको डाइट कोक नहीं छोड़ना तो उससे क्या होगा, आपका गट हेल्थ और ख़राब होगा, आपका गट हेल्थ भी ख़राब होगा, आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी इंक्रीज़ होगा, और आपका कैंसर भी इंक्रीज़ होगा। तो आप जब डाइट कोक से एडिक्टेड हो जाओगे तो आप उसको छोड़ ही नहीं पाओगे। अगर आप डाइट कोक ही नहीं छोड़ पाओगे तो आपका हेल्थ कैसे इंप्रूव होगा, आपका गट हेल्थ कैसे इंप्रूव होगा, आपका कैंसर का रिस्क कैसे कम होगा। इसलिए यू वांट टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग ओवरऑल हेल्थ एंड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। आपको अपने डाइट को धीरे धीरे सस्टेनेबल एंड इफेक्टिव डाइट बनाना है, जहाँ से आप डाइट कोक को अवॉइड भी कर सकते हो एंड लॉन्ग टर्म गेन्स को एंजॉय कर सकते हो। जब आपको रिजल्ट्स लंबे टाइम के बाद मिलते हैं ना, बहुत टाइम के हार्डवर्क के बाद, तो वो रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो ये शॉर्टकट वाले रिजल्ट्स होते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर डाइट कोक से जब एडिक्टेड हो जाओगे, जैसे ही आप डाइट कोक छोड़ोगे आपके क्रेविंग्स फिर आ जाएंगे और आपका वेट फिर से बढ़ जाएगा। तो आपको ये शॉर्टकट नहीं लेना, आपको हमेशा लॉन्ग टर्म गेन्स पे फोकस करना है, आपको लॉन्ग टर्म हेल्थ इंप्रूव करना है। एक बार आप अपने लॉन्ग टर्म गेन्स पे फोकस करना स्टार्ट करोगे तो आपका हेल्थ काफ़ी जल्दी इंप्रूव करेगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी एंड आप अपने खुद में ज़्यादा बिलीव भी करोगे। जब आप डाइट कोक पीते रहोगे ना रोज़ रोज़, आपको अंदर से मालूम होगा कि इट इज़ अनहेल्दी एंड आपकी गट हेल्थ ख़राब कर रहे हैं, बट आप फिर भी वो रिग्रेट में रहोगे कि यू आर नॉट लिविंग द बेस्ट लाइफ यू कैन लिव। अगर आपको पीक परफॉर्मेंस में आना है, आपको पीक हेल्थ में आना है, तो आपको डाइट कोक अवॉइड करना चाहिए एंड आपको लॉन्ग टर्म गेन्स पे फोकस करना चाहिए। नाउ वी कम टू दी कंक्लूजन। वीडियो ख़त्म हो गई है, आपको समझ गया है कि डाइट कोक के क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, क्या बेनिफिट्स है। मैं कोई बोलने वाला नहीं हूँ, मेरे बोलने से आप शायद नहीं मानो, आप शायद नहीं कन्विंस करो, आप शायद कमेंट सेक्शन में हेट भी करो। काफ़ी सारे लोग होंगे हेट करेंगे जो लोग डाइट कोक से एडिक्टेड है ऑलरेडी। तो आप हेट भी कर सकते हो, आप अंडरस्टैंड भी कर सकते हो, आप लोन भी कर सकते हो, एंड में डिसीजन आपका है। और जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, ये 1-2 दिन में नहीं दिखते, 1-2 महीने में भी नहीं दिखते, 1-2 सालों में भी नहीं दिखते। दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम। अगर आपको बाद में पुअर गट हेल्थ से पुअर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज़ेज़ होंगे, आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अल्सर्स होंगे, क्रॉन्स डिजीज़ होगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा, एंड देन फाइनली जाके जब गैस्ट्रिक कैंसर होगा ना, तब आप समझोगे गट हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस होती है। IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ऑलरेडी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस दुनिया में, स्पेशली आफ्टर कोविड, जब से सबका हेल्थ ख़राब हो गया। तो ये IBS को आप और ट्रिगर मत करो ऐसे फूड्स कंज्यूम करके। आप ये ट्राई करो कि आपकी हेल्थ आप डायरेक्टली इंप्रूव कर रहे हो, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस कर रहे हो। जब आपने वो कर लिया ना, आपका हेल्थ नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा। एनीवेज, दैट्स ऑल फॉर डाइट कोक। रेस्ट इज़ फॉर यू टू डिसाइड कि क्या करना चाहिए। नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट वीडियो। वेल, अगर आपने नोटिस नहीं किया है, मेरे को यूट्यूब पे कंटेंट बनाना, लॉन्ग टर्म कंटेंट अच्छा लगता है एंड ये वीडियोस बिल्कुल भी एडिटेड नहीं होंगे। ये डायरेक्टली मैं लाइव आता हूँ कैमरा के सामने, फास्ट बोलता हूँ, जहाँ पर मिस्टेक्स होते हैं मैं कट कर देता हूँ और उनको पोस्ट कर देता हूँ। तो आई थिंक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आपका भी बेनिफिट होगा, जो लोग सही में सीखना चाहते हैं। इंगेजमेंट शायद कम होगी, बट काफ़ी सारे लोगों को हेल्प भी होगा। इसलिए नेक्स्ट वीडियो we'll talk about how calorie tracking is actually outdated। कैलोरी ट्रैक करते काफ़ी सारे लोग अपने हेल्थ को, अपने डाइट को प्लान करने के लिए। नाउ वाइल कैलोरी ट्रैकिंग इज़ अ रफ मेथड, इट गिव्स यू अ रफ एस्टिमेट कि आपको दिन में कितना खाना खाना चाहिए, बट फिर भी कैलोरी ट्रैकिंग इज़ नाउ एन आउटडेटेड मेथड। इससे भी बेटर मेथड है अपने हेल्थ को ट्रैक करने के लिए, अपने वेट को ट्रैक करने के लिए, दैट इज़ द ग्राम ट्रैकिंग मेथड, काउंटिंग ग्राम्स ऑफ फूड फॉर बेटर रिजल्ट्स। आप डायरेक्टली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को ग्राम्स में कैलकुलेट कर सकते हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को कैलकुलेट कर सकते हो, जिससे आपको बेटर एंड बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे
एंड कैलोरी ट्रैकिंग इज़ लिटिल बिट आउटडेटेड। इस पर काफ़ी सारा रिसर्च भी आई विल बी शेयरिंग ऑल ऑफ दैट विथ यू एज वेल ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन दबा लो, जो भी होता है यूट्यूब पे सब कर दो। एंड जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा मैं इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगा, सो यू कैन हैव अ लुक एट द वीडियो एंड यू कैन एन्जॉय इट एंड यू कैन लर्न मोर अबाउट योर ओन फिटनेस एंड योर ओन गोल्स। नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। I would also like you to be introduced to the Science of Food and Conquer. These are my two personal nutrition and fitness improvement courses. साइंस ऑफ फूड जो है इट इज़ अ वेरी बेसिक कोर्स, यहाँ पर आपको बेसिक न्यूट्रिशन, बेसिक डाइटेटिक्स के बारे में समझेगा। कॉन्कर जो है इट इज़ अ नेक्स्ट लेवल कोर्स। कॉन्कर में आपको सिर्फ न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, सप्लीमेंटेशन के बारे में नहीं मालूम पड़ता। इनफैक्ट मैं आपको ये भी सिखाता हूँ कि वंस यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, वंस यू बिकम अ कॉम्पिटेंट फिटनेस कोच, हाउ कैन यू इम्प्रूव योर कोचिंग बिजनेस, हाउ कैन यू इम्प्रूव योर सप्लीमेंट बिजनेस। फिटनेस इंडस्ट्री में पैसा बनता है कहाँ से? ये सारा जो इक्विपमेंट है, ये जो कैमरा है मेरा 3 लाख का, ये जो लाइटिंग है, ये जो टीवी है, ये जो माइक्रोफोन है, इसका पैसा आता कहाँ से? कोचिंग बिजनेस से ही आता है ना, फिटनेस बिजनेस से ही आता है। तो ये फिटनेस बिजनेस आप अपने लिए कैसे सेटअप कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हो वाइल बीइंग ए कॉम्पिटेंट फिटनेस कोच। फिटनेस इंडस्ट्री में ऐसा सिचुएशन हो गया है कि मोस्ट कोचेज don't know what they're talking about. So if you're a competent coach, you want to become a competent coach and want to learn to use your expertise to make money, to make greater content and add value to people's life, then join Conquer. Link is in the description. That's all for this one. Subscribe and I'll see you guys in the next video.